अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमना अज़मत एडवोकेट। एक नए प्रोग्राम कानून और इंसाफ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि कानून किसी भी माशरे में को स्टेबल करने के लिए बहुत ज़रूरी है और ये बहुत इंतहाई अहम रोल प्ले करता है किसी भी माशरे को महफूज बनाने के लिए। तो जब हम किसी भी माशरे के सिटीज़न बनते हैं तो बहुत से कवानीन और बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम पे लागू होती हैं, जिनको फ़ॉलो करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ हमारी मेज़बान एक माहिर कानूनदान मैडम अलमास बाबर साहिबा भी प्रोग्राम में शामिल हैं और उनसे भी इसके बारे में राय लेंगे कि कानून क्यों ज़रूरी है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शादी और शादी से मुतल्लिक रजिस्ट्रेशन और उसकी क्या असरात होते हैं अगर वो शादी में रजिस्टर नहीं होती तो क्या असरात होते हैं, और उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो सेकंड मैरिज से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम मैडम अलमास बाबर को वेलकम कहते हैं। मैम, आपका बहुत शुक्रिया, अस्सलाम आपने वालेकुम, कीमती थैंक टाइम यू दिया। सो मच। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अच्छा मैम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में अवेयरनेस सबको होना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। शादी जो है ना वो, क्योंकि आजकल शादियों का सीज़न भी चल रहा है, जी तो जी। शादियों के सीज़न में ये बहुत ज़रूरी है कि शादी के कवानीन को समझा जाए और देखा जाए कि कौन सी चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी हैं, जो हम अक्सर शादी करते वक्त नज़रअंदाज कर देते हैं, और क्यों ज़रूरी है इस पे भी हम बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैम, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी अलमास, कि शादी क्या है? आप इस शादी को कैसे देखती हैं? ये शादी, हमारा कानून क्या कहता है कि शादी एक्चुअली है क्या? शादी बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द टू पार्टीज़, जो दोनों की म्यूचुअल रजामंदी से एक कॉन्ट्रैक्ट में दो फरीकैन इंटर होते हैं, और एजाब व कबूल, कंसिड्रेशन इन द शेप ऑफ हक महर, ये चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। शादी बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट का नाम है जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पे होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। और उसके बाद कंसिडरेशन भी होती है, जो इन द शेप ऑफ हक महर हो जाती है। तो मैम, जब एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जब उसमें विटनेसेस भी हम डाल देते हैं, तो क्या उसकी रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है, या उसकी रजिस्ट्रेशन हमें कैसे करानी चाहिए? उस पे थोड़ा-सा मुझे ब्रीफ़ करिएगा। ये एक पूरा प्रोसेस है। हर यूनियन काउंसिल जो भी जिस जगह से भी यूनियन काउंसिल कंसर्न यूनियन काउंसिल है, वो बाकायदा निकाह ख्वाह जो है उनको मुकर्रर करती है और उनको लाइसेंस इशू करती है, ताकि उनका प्रॉपर एक जो रजिस्टर्ड हो सके निकाह। इसका एक पूरा ये सिस्टम होता है जिसकी प्रेस्क्राइब्ड फ़ी होती है जो पे करनी होती है। जी ठीक है। तो क्या हर यूनियन काउंसिल में रजिस्ट्रार मुकर्रर होते हैं शादी को रजिस्टर करने के लिए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये बताएं कि अगर इन केस कोई बंदा शादी जो है ना वो कर लेता है, निकाह हो जाता है, लेकिन वो उसको रजिस्टर नहीं कराता, तो फिर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और ये वो कैसे उसको दोबारा से रजिस्टर करा सकता है? कई दफ़ा जो है वो कुछ ऐसी इश्यूज़ बन जाते हैं जिससे लिंगर ऑन हो जाता है रजिस्टर्ड होना, जो कि बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई दफ़ा जो हमारे अवाम, हम लोग ये चीज़ फ़ेस कर रहे होते हैं नॉर्मली सोसाइटी में हमारी, कि बहुत से ऐसे लोगों ने रजिस्टर रखे होते हैं जो प्रॉपर रजिस्टर्ड नहीं होते, जिनके पास लाइसेंस नहीं होते। निकाह तो हो जाता है, उसके बाद वो फिर रजिस्ट्रेशन के नाम पे पार्टीज़ को बहुत तंग भी किया जाता है कि हम रजिस्टर्ड करवा देते हैं, आप इतनी फ़ी दे दें, इतनी फ़ी दे दें। तो इसके लिए पहले तो थोड़ा-सा ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपका निकाह ख्वाह है उसके पास यूनियन काउंसिल से रिलेटेड प्रॉपर एक लाइसेंस इशू हुआ हुआ हो, और उसमें अगर किसी वजह से ताख़ीर हो गई है और रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, तो फिर कोर्ट में आपको दावा दायर करना पड़ता है। और उसमें बाकायदा जो है बताया जाता है कि ताख़ीर की क्या वजह है, और फिर कोर्ट से ऑर्डर जारी होता है, यूनियन काउंसिल को पार्टी बनाया जाता है, कोर्ट से ऑर्डर्स इशू होते हैं कंसर्न यूनियन काउंसिल के में कि आप इनकी रजिस्ट्रेशन कीजिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है। अगर शादी रजिस्टर्ड नहीं होती तो मेरे ख़्याल से सबसे पहले तो जो निकाह रजिस्ट्रार है उसको इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जी आपने जी। कहा है कि जब शादी हो रही है तो उसको पहले इन्फॉर्म किया जाए
कि जी शाम को या सुबह आपका हमने निकाह पढ़ाना है और आपका वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है। उसकी मौजूदगी में फिर निकाह की तमाम शराइत और तमाम चीज़ें जो पहले डिस्कस कर ली जाएँ और फिर उसके बाद वहाँ पे रजिस्टर करा दिया जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है। इन केस अगर आप रजिस्टर नहीं कराते तो मेरे ख़्याल से बहुत सी लिटिगेशन हमने ऐसी देखी हैं। ऐसा है बिल्कुल, जी। क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। लोग बेचारे परेशान होते हैं, बार-बार चक्कर लगाते हैं निकाह ख्वाह के पास कि हमारा निकाह नामा रजिस्टर्ड नहीं हो रहा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड होगा तो आगे आईडी कार्ड का प्रोसेस और बहुत से मामला तो बाद में फिर देखे जाते हैं। जी। तो अगर रजिस्टर्ड ही नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें पेंडिंग हो जाती हैं। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज बहुत अच्छा, ज़रूरी इसमें है। एक केस भी मैंने किया था, मुझे अभी मेरी मेमोरी में आ रहा है कि उसमें ये था कि 3 बच्चे थे उस खातून के और उसने इतनी वो किया हुआ था बेवकूफ़ी कि उसने पहले शादी जिसमें प्रॉपर उसको डिवोर्स रजिस्टर उसने नहीं कराई और उसने दूसरी शादी कर ली, और दूसरी शादी क्योंकि प्रॉपर पहले डिवोर्स रजिस्टर्ड नहीं होने की वजह से दूसरी शादी जो है ना उसकी कानूनी तौर पे सही नहीं हो रही थी। शरई तौर पे तो खैर वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन कानूनी तौर पे वो कानूनी तकाज़े नहीं पूरे कर रही थी। फिर उसमें उसके 3 बच्चे भी हो गए, तो वो बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल प्रोसेस से फिर हमने वो शादी जो है ना वो लीगलाइज़ कराई और बच्चों को सही कराया। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि शादी जब भी हो उसको रजिस्टर कराना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा भुगतने पड़ेंगे। सेकंड मेरा ये टॉपिक था कि शादी हो गई, एक मैरिज हो गई। अब अक्सर ख़वातीन और मर्द हज़रात, ख़वातीन तो ख़ैर नहीं, मर्द हज़रात को ये होता है कि हमने अब दूसरी शादी करनी है, और कुछ तो मजबूरी में कर रहे होते हैं और कुछ जो है वो शौक़ से कर रहे होते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या लॉज़ हैं, क्या तरीक़ा है कि वो सेकंड मैरिज जो है वो की जा सकती है, और क्या वो उनको बिना इजाज़त सेकंड मैरिज कर सकते हैं और नहीं कर सकते, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, पाकिस्तानी लॉज़ के मुताबिक अब वाइफ़ की इजाज़त ज़रूरी है, जो कि बहुत मुश्किल से लोगों को मिलती है। ऑब्वियसली ये तो अंडरस्टूड बात है। तो उसमें प्रोसेस ये होता है कि पहले अपनी बीवी से इजाज़तनामा लिया जाता है और फिर उसके बाद यूनियन कौंसल जाया जाता है, जो भी आपकी कंसर्न यूनियन कौंसल है, और वहाँ पे एप्लीकेशन दी जाती है और ये बताया जाता है कि इजाज़तनामा हमने ले लिया है, तो हमें दूसरी शादी करने के लिए सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाए। तो उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। वहाँ से नोटिसेस जारी होते हैं, बीवी के एड्रेस पे बीवी को बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि क्या वाकई उसने इजाज़त दी है, और जब सेटिस्फाइड हो जाती है यूनियन कौंसल, तब फिर वो दूसरी शादी करने का सर्टिफिकेट मर्द को जारी कर देती है। और उसके बाद ये उसकी सेफ्टी के लिए है, क्योंकि लॉज़, पाकिस्तानी लॉज़ के मुताबिक, क्योंकि ये मैंडेटरी है, तो अगर वो फर्दर किसी लिटिगेशन से बचना चाहता है तो ये ज़रूरी है कि आप पहले ये इजाज़तनामा ले लीजिए। तो अगर ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हम देखते हैं सोसाइटी में कि पहली बीवी तो अड़ जाती है कि मैंने इजाज़त नहीं देनी शादी की, तो ऐसी सूरत हाल में मर्द क्या अगर दूसरी शादी कर लेता है तो उसके पास क्या रेमेडी है जो अवेल कर सकता है? पहली बात तो ये कि बिना इजाज़त के उसने दूसरी शादी कर ली, अब वो फंस चुका है कि पहली बीवी जो है वो कह रही है कि तुमने बिना इजाज़त शादी कर ली है, तो अब ऐसी क्या चीज़ है जो उसको ज़रूर मस्ट करनी चाहिए जिसकी वजह से वो इन लॉज से थोड़ा सा अपने आप को सेफ साइड पे ले जा सकता है? वो यही कि यूनियन कौंसल से वो दूसरी शादी का जो इजाज़तनामा है, सर्टिफिकेट है, वो ले ले, क्योंकि फर्दर फिर वो लिटिगेशन से बच जाएगा। हाँ, इसी वजह से ये ये ज़रूरी बहुत है। अच्छी आपने बात बताई है, क्योंकि मैंने मोस्टली मेरी प्रैक्टिस में भी ये बात सामने आई है कि बहुत से मर्द हज़रात आते हैं चैम्बर में और वो मशवरा करते हैं कि हमने दूसरी शादी करनी है तो पहली बीवी की इजाज़त नहीं मिल रही हमें, तो अच्छा, विदाउट इसमें परमिशन हम कैसे करेंगे? इसमें एक और भी बिहेवियर है। अक्सर लोग बहुत से ऐसी ख़वातीन हैं जो एजुकेटेड नहीं है, उनसे अंगूठे लगवा लिए जाते हैं स्टैम्प पेपर पे, और या बहुत सी ऐसी भी ख़वातीन हैं एजुकेटेड हैं, साइन कर देती हैं। उन्हें कह दिया जाता है कि हम कोई प्रॉपर्टी आपके नाम कर रहे हैं, या फिर कुछ भी बहला के ऐसी बात कर दी जाती है, दूसरी शादी का नहीं बताया जाता और प्रॉपर एक स्टैम्प पेपर जारी करवा लिया जाता है, जी इजाज़तनामा हो गया है। तो ये जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि सिर्फ दूसरी बीवी की इजाज़तनामा हासिल कर लेना आप लोगों के लिए एनफ नहीं है। आपको यूनियन कौंसल से बाकायदा इसका एक सर्टिफिकेट लेना भी ज़रूरी है। जी बिल्कुल, विदाउट दैट सर्टिफिकेट आपको बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा,
एक बंदे ने इजाज़त भी ले ली और वो यूनियन काउंसिल से इजाज़त लेना भूल गया, या वो बीवी से चलो एक साइड से इजाज़त लेना भूल गया, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो वो भुगत सकता है विदाउट परमिशन, विदाउट सीकिंग एनी परमिशन, वो सेकंड मैरिज कर लेता है तो क्या? विदाउट सीकिंग परमिशन ऑफ यूनियन काउंसिल, बोथ यूनियन काउंसिल एंड फर्स्ट वाइफ। विदाउट परमिशन अगर वो शादी करता है तो खातून को ये रेमेडी कानून ने दी है कि वो सेक्शन 6 है फैमिली लॉस की, उसके तहत इस्तिगासा दायर कर सकती हैं और उसमें 1 साल तक सज़ा और 5 लाख तक जुर्माना है, जो कि एक बड़ी पनिशमेंट कंसीडर की जाती है। तो जिसने बगैर इजाज़त के दूसरी शादी की होगी वो तो फिर ये लिटिगेशन ही फेस करता रहेगा। अच्छा, ये इसमें ये बताएं कि जो 1 साल की पनिशमेंट आपने बताई है, हाँ जी। ये क्या मस्ट है 1 साल की ही पनिशमेंट कोर्ट देगी या इसको रिलैक्सेशन भी इसमें हो सकती नहीं, है? ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है और वो अगर कोर्ट चाहे तो इसमें 1 दिन की सज़ा भी दे सकती है, 1 महीने की सज़ा भी दे सकती है, 3-4 माह की सज़ा भी दे सकती है और 1 साल की भी सज़ा दे सकती है, जो कोर्ट मुनासिब समझे। डिस्क्रिशन है ये। और फाइन के बारे में क्या कहती हैं आप कि फाइन का क्या? फाइन मैंडेटरी है, फाइन तो 5 लाख रुपए ही होगा, उसमें ऑप्शंस नहीं है। उसमें कम नहीं हो सकता? जी नहीं, उसमें कम नहीं हो अच्छा, सकता। हमारी तरफ तो बहुत से लोग पूछ रहे होते हैं जब वो चैम्बर में आते हैं कि ये 5 लाख से आप मुझे 2 लाख करा दें, 3 लाख करा दें, या इसकी किस्तें करा दें या ऐसा कुछ। तो वो जी आप लोग सुन लें कि ऐसा कुछ भी लॉ में प्रोविजन नहीं है। 5 लाख अगर लिखा है तो वो मस्ट है, आपको 5 लाख ही देना पड़ेगा, उससे कम आप नहीं दे सकते। तो एक जो बहुत अहम सवाल है जो लेडीज़ कर रही होती हैं अक्सर प्राइवेट कंप्लेंट जब हम फाइल करते हैं सेक्शन 6 का इस्तगासा, तो लेडीज़ का ये क्वेश्चन होता है कि जो 5 लाख रुपए है ये मुझे मिल जाएगा? तो उस पे मैं ये आपसे भी थोड़ा आप बताएं, हमारी ऑडियंस को रहनुमाई फरमाएं कि ये 5 लाख किसके अकाउंट में जाएगा? बेसिकली देखें, इसमें जो प्रैक्टिस में चल रहा है वो वैसे तो ये स्टेट को जाते हैं पैसे, लेकिन जजेस बहुत सी दफ़ा इस तरह के ऑर्डर्स भी हो जाते हैं, जैसे एक इस्तिगासा चल रहा है, बीच में राज़ीनामा हो गया है और कह दिया जाता है कि हम विदड्रॉ कर लेते हैं अपना इस्तिगासा। क्योंकि देखें, विदड्रॉ उस सिचुएशन में किया जाता है जब 2 फरीकैन लिटिगेशन में आ गए, एक तरफ से बहुत ज़्यादा बर्डन डाल दिया गया फैमिली पे कि इसको तो सज़ा हो जाएगी, 1 दिन की भी हो सकती है और 1 साल की भी हो सकती है, तो विदड्रॉ कर लें आप, मतलब ख़त्म कर दें अपना इस्तिगासा ताकि ये कम से कम सज़ा से बच जाए, फ़ाइन आप ले लीजिए। तो उस सूरत हाल में अक्सर होता है कि ख़वातीन जो हैं आउट ऑफ कोर्ट की बात कर लेती हैं, ठीक है चलें ये हमें फ़ाइन की पेमेंट कर रहे हैं, तो वो फिर एक एप्लीकेशन दे के विदड्रॉ कर लेती हैं अपना इस्तिगासा, वो बंदा सज़ा से बच जाता है। इसको एक तरह से राज़ीनामा कहते हैं कि थोड़ी सी सज़ा भी दिलवा दी, लिटिगेशन में भी पड़ गया वो बंदा और उसको कोर्ट की थोड़ी सी थ्रेट भी समझ में आ गई कि नहीं, कोई भी काम मैंने कानून से हट के नहीं करना, कानून की अहमियत उसको समझ आ गई और आपस में उन लोगों ने सुलह भी कर ली। अच्छा, इसमें एक मैं छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जब ये लिटिगेशन सेकंड मैरिज से रिलेटेड कोर्ट में आती है तो सबसे पहले जो कोर्ट ऑर्डर पास करती है वो इमीडिएट ऑर्डर जो होता है वो हक महर का, चाहे वो मुअज्जल है चाहे गैर मुअज्जल है, दोनों सूरतों में हक महर पे करने का मर्द को हुक्म दिया जाता है कि आप जो है ना इमीडिएटली हक महर उस खातून को पे करें और उसके बाद फिर पनिशमेंट पे आ जाती है कोर्ट। तो ये इसमें ये जानना चाहूँगी कि सेकंड मैरिज जब ये आप जो अभी रिकॉन्सिलिएशन का बता रही हैं, ऑल्दो इसकी लॉ में कोई प्रोविजन नहीं है कि वो बाहर सेटलमेंट कर लें और इन द शेप ऑफ मनी वो मनी औरत ले ले और अपना इस्तिगासा विड्रॉ कर ले। अगर नहीं, वो ऐसे बहुत से केसेस तो हमने खुद डील किए हैं ना। हाँ। लॉ में तो ये प्रोविजन नहीं है, लेकिन आउट ऑफ कोर्ट उनके राज़ीनामा हो जाते हैं और वो लोग कह देते हैं ठीक है, फ़ाइन की रकम आप खातून को दीजिए, हम विड्रॉ कर लेते हैं ताकि आप सज़ा से बच सकें। अच्छा, ये आप जो चीज़ डिस्कस कर रही हैं वो नाज़रीन को थोड़ा सा क्लियर करना मैं ज़रूरी समझूंगी। वो ये है कि हम ये लॉ नहीं डिस्कस करें, लॉ तो यही है कि 1 साल की उसको पनिशमेंट 1 है साल तक जो कम भी हो सकती है और कोर्ट की डिस्क्रिशन है, वो उसको साल भी कर सकती है, 6 महीने भी कर सकती है और 2 साल भी 2 महीने भी कर सकती है, 6 महीने 10 महीने तक कर सकती है, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है।
लेकिन और फ़ाइन जो है वो 5 लाख रुपए है और वो किसी सूरत कम नहीं हो सकता, मैंडेटरी है वो मैंडेटरी है, वो 5 लाख ही होगा, उसको हम कम नहीं करवा सकते। लेकिन ये जो मैम डिस्कस कर रही हैं वो ये कर रही हैं कि जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट आपकी होती है, यूजुअली वो हम कोर्ट में प्रैक्टिस देखते हैं कि ख़वातीन को पता जब चलता है कि ये 5 लाख रुपया हमारे अकाउंट में नहीं जाना, ये हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में जाना है, तो वो फिर अपने लॉयर से बात करती हैं कि मुझे जो है ना फिजिकल ये, पनिशमेंट इसकी हाँ, हम ख़त्म करवा देते कि हैं। पनिशमेंट की हद तक मैं इसको माफ़ कर देती हूँ कि पनिशमेंट ना हो, ये 5 लाख रुपया वो मुझे दे दे। फिर वो कोर्ट से बाहर हम उनकी सेटलमेंट करा देते हैं। प्रैक्टिस में ये है कि हम उनकी कोर्ट से बाहर सेटलमेंट कराते हैं कि 5 लाख रुपया उस खातून को दिलवा देते हैं और उस वो फिर खातून अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर लेती है। क्योंकि जब कोई मर्द शादी करता है दूसरी, तो पहली खातून को सबसे ज़्यादा जो इशू होता है वो ये होता है कि अब उसकी मेंटेनेंस और इस तरह की चीज़ें वो मर्द पे नहीं करेगा। तो जब उसको इन द शेप ऑफ मनी थोड़ी सी अकोमोडेशन हो जाती है तो वो फिर सेटलमेंट कर लेती है। हमने ये देखा है प्रैक्टिस में। तो मैम इसमें मुझे थोड़ी सी आपसे ये मैं पूछना चाहूँगी कि अगर कोई मर्द दूसरी शादी कर लेता है और पहली बीवी जो है वो भी उसने रखी हुई है और दूसरी बीवी वो शादी कर लेता है और पहली रहना नहीं चाहती, पहली कहती है कि मैंने इसके साथ नहीं रहना, मैंने अलग होना है, और मर्द किसी सूरत पहली बीवी को तलाक देने को तैयार नहीं है, तो फिर उसके पास क्या है ऐसी रेमेडी, वो क्या अवेल कर वो सकती है? कोर्ट से खुला सीख कर सकती है। अच्छा, खुला ले सकती है। जी, अच्छा, खुला और तलाक 2 चीज़ें हैं, इनमें क्या डिफ़रेंस है? क्या चीज़ इसमें तलाक वो है जो मर्द देता है एक औरत को, और खुला है जो कोर्ट से ली जाती है, औरत सीख करती है। बिल्कुल सही। अच्छा, खुला और तलाक का टॉपिक जो है वो बहुत वास्ट है, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नाज़रीन को बतानी बहुत ज़रूरी हैं। उस पे हम अलग से एक प्रोग्राम रखेंगे जी, और इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे कि खुला और तलाक के सारे पहलुओं को हम डिस्कस कर लें उस एक प्रोग्राम में। अभी मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि हक़ महर जो है वो क्या हक़ महर कंसिडरेशन कोई ज़रूरी मुअज्जल और गैर मुअज्जल, जो हम जिसको आम तौर पे हम देखते हैं कोर्ट में डेफर और प्रॉम्प्ट हक़ महर, जी, जी। तो वो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि मुअज्जल कौन सा होता है और गैर मुअज्जल कौन सा होता है? मुअज्जल वो है जो ऑन द स्पॉट दिया जाता है, और गैर मुअज्जल वो है जो बाद में दिया जाता है। गैर मुअज्जल वो है जो बाद में दिया हाँ जाता है, जी, जैसे तलब करने पर। जी, इंदुल तलब जिसे लिखा जाता है। हाँ जी। हाँ जी, तो गैर मुअज्जल और मुअज्जल, अभी इस पे एक सुप्रीम कोर्ट ने काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत जजमेंट दी है, अभी कुछ दिन पहले जी, आई बहुत है। लैंडमार्क जी, जजमेंट है, वो हम अभी इंशाल्लाह हम लोग एक अलग प्रोग्राम पे अलग उसको सेशन उस पे डिस्कस रखेंगे। करेंगे। उसमें उन्होंने कहा है कि चाहे वो कोई भी हक़ महर हो, मुअज्जल हो, गैर मुअज्जल हो, हर सूरत में जब एक औरत डिमांड करती है तो उसको फ़ौरन से दिया जाए। एग्जैक्टली। तो हक़ महर के बारे में अक्सर मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि लोग क्या करते हैं कि 5 लाख अगर उन्होंने हक़ महर लिखा है तो वो सारा गैर मुअज्जल कर देते हैं और 10,000 मुअज्जल और 5 लाख गैर मुअज्जल, या 3 तोले सोना, 4 तोले सोना या 10 तोले सोना गैर मुअज्जल है और बाकी 10,000 या 20,000 मुअज्जल करके वो निकाहनामा का कॉलम फिल कर देते हैं। तो ये क्या लॉ में प्रोविज़न है कि औरत जब चाहे वो क्लेम कर सकती है अपना गैर मुअज्जल हक़ जी, महर? अभी आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के जिस जजमेंट का जिक्र किया है, उसमें इसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से एलोबरेट किया गया है, और वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में प्रॉपर डिस्कस करेंगे ताकि हम अच्छी अवेयरनेस उसके बारे में दे सकें। लेकिन उसमें उन्होंने ये मेंशन किया है कि औरत विदाउट डिवोर्स या खुला जब चाहे वो क्लेम कर सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो नाज़रीन, मैंने कोशिश की है कि शादी, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज और सेकंड मैरिज से रिलेटेड जो पॉलीगैमी है उससे रिलेटेड जितने भी मेन टॉपिक्स हैं वो आपकी नज़र किए जाएं। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और आपको एक प्रॉपर नॉलेज मिलती होगी कि शादी को कैसे हमने रजिस्टर कराना है और शादी बेसिकली शादी है क्या, उसके रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर्स क्या हैं। फिर उसके बाद अगर कोई इंसान सेकंड मैरिज करना चाहता है या विदाउट परमिशन, सीकिंग विदाउट परमिशन फर्स्ट वाइफ से, तो वो कैसे उसको डील किया जा सकता है। तो कोशिश तो हमने की है कि तमाम जो है टॉपिक्स को एक जामिया अंदाज में डिस्कस किया जाए।
उम्मीद है कि बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी और अपनी कीमती आराह से ज़रूर आगाह करिएगा। इंशाल्लाह आपसे अब नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।